आँखें हंसती भौहें हंसती, हंसते नासा पुट मधुराधर, हंसियों की कलियां खिल जाती, फिर चटक चटक कर गालों पर। वशीकरण जब उस रमणी का क्रियाशील होता है, देव दनुज नर कोई हो अपनी संज्ञा खोता है, और बहा जाता धारा में अपने आप बिचारा, उस अपार दिव्याकर्षण से कौन नहीं जो हारा। इला न देणी या अपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। दोस्तों, वीर सतसई और वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण की पावन धरती छोटी काशी, बावड़ियों का शहर बूंदी में साहित्य का सफ़र लेकर मैं राम शर्मा कापरेन आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हाड़ौती की ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसने इतिहास के कई स्वर्णिम पृष्ठ लिखे हैं। बूंदी जब साहित्य की बात होती है, गरिमामय स्थान रखती है बूंदी। आज बूंदी के एक ऐसे साहित्यकार से हम मिलने जा रहे हैं जो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन प्रवृत्ति में, प्रकृति में बहुत शिष्ट है, बहुत नम्र है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान गणेश लाल जी गौतम साहब का। और आज हम परिचय में गणेश लाल जी गौतम के समग्र साहित्य को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं श्रीमान गणेश लाल जी गौतम साहब का। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका हमारे साहित्य का सफर में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है कि आप पधारे। आपको धन्यवाद जी। आइए हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी और किस प्रकार से आपने बूंदी की ज़मीन से जुड़ना शुरू किया। मेरा जन्म 14 फरवरी 1933 को बूंदी नगर में हुआ। मेरे पिता का नाम मदन गोपाल गौतम, माँ का नाम रामकन्या गौतम और पत्नी का नाम तारा देवी गौतम था। मैंने जन्म के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं निर्धन घर में जन्म लिया है मैंने। तो उस समय में मुझे विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, परंतु मुझे अपने पिता का प्यार असीम रूप से मिला। माँ का अनुराग भी अनंत था। इस प्रकार मैं प्रेममयी वातावरण में पला और बड़ा हुआ। धीरे धीरे जब मैं शिक्षा की ओर उन्मुख हुआ तो मैंने पुरस्कार भी प्राप्त किए। आज की जो बूंदी है और उस समय की जो बूंदी थी, दोनों में बहुत अंतर रहा होगा। बहुत अंतर रहा है। तो साहित्य कितना बदला है? उस समय का साहित्य और आज के साहित्य में किस प्रकार से अंतर रहा? बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य, वीरोचित शौर्य और साहित्यिक वैभव की दृष्टि से बहुत समृद्ध और संपन्न रही है। यहाँ प्रारंभ से ही बहुत अच्छे और उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में गौरव से नामांकित है। सर्वप्रथम हम महाकवि मथुराम को लेते हैं। जी। महाकवि मथुराम रीतिकाल के रससिद्ध कवि माने जाते हैं, जिन्होंने रसराज, रस और ललित ललाम लिखी थी। जी बिल्कुल। उन्होंने वे राजा भाव सिंह के आश्रित थे और राजा भाव सिंह की गद्दी
न्यायप्रियता की दृष्टि से अभी भी मनाई जाती है। उसकी आज भी प्रसिद्धि है और आज भी उसके नाम से कई कार्य सिद्ध होते हैं, भाऊ सिंह जी के नाम से। तो भाऊ सिंह जी के आश्रित रहे थे मोतीराम जी, और मोतीराम जी ने 2 ग्रंथ लिखे, एक रसराज और एक ललित ललाम। इन दोनों ग्रंथों में रीति काल परिलक्षित होता है। इसमें पहले परिभाषाएं दी गई हैं, उसके पश्चात उसके उदाहरण दिए गए हैं अलंकारों के और छंद के। ये दोनों जो ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के रत्न माने जाते हैं और अपने समय में शताब्दियों तक बहुत लोकप्रिय रहे हैं। इसके पश्चात बूंदी में हिंदी की दृष्टि से महाकवि सूर्यमल्ल आए। महाकवि सूर्यमल्ल ने 2 पुस्तकें लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है। वह डेंगल साहित्य के इतिहास में अमर है। उसमें एक वंश भास्कर है जिसको मरु भारती के मंदिर का शिखर माना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वीर सतसई उनकी इतनी महान कृति है कि उसके कारण सूर्यमल्ल अमर हो गए हैं। उसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष के शौर्य का वर्णन नहीं है जी, किसी राजा का वर्णन नहीं है, परंतु जो महान वीर के जो लक्षण है, जो उनकी प्रकृति है, जो उनके शौर्य के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनका बहुत विस्तृत और बड़ा सूक्ष्म चित्रण मिलता है। वीर सतसई एक ऐसे समय में उसकी रचना हुई थी जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। उससे महाकवि को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उन्होंने राजस्थानी वीरों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने के लिए और सारे राजाओं को एक सूत्र में बंधकर अंग्रेजों को बाहर निकाल देने के लिए प्रेरित किया। उनके पत्रों में भी ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और जहाँ तक वीर सतसई का प्रश्न है, उसमें वीर रस का तो कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके पश्चात साहित्य के इतिहास में जिनका नाम अमर है वे लज्जाराम मेहता है। जी हाँ, जी। लज्जाराम मेहता ने कई उपन्यास लिखी, कई उन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी। जी। इतिहास की पुस्तकों में पराक्रमी हरा राव, उमेश सिंह चरित्र जी, और बुद्ध सिंह चरित्र बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। सूर्यमल्ल ने इनके अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेषता सूर्यमल्ल की यह रही है कि उन्होंने शौर्य का जैसा सूक्ष्म चित्रण किया है, वीरों के लक्षण का, वीरों की प्रवृत्तियों का, वीरों के शौर्य का, जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है वैसा विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। ये तो बात कर ली आपने बूंदी के गौरवशाली इतिहास की, लेकिन जब समसामयिक साहित्य की बात करते हैं, गणेश लाल जी गौतम समसामयिक साहित्य का एक ऐसा स्तंभ जिस पर बूंदी गर्व करती है। तो गणेश लाल जी गौतम की साहित्यिक यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई? मेरे साहित्यिक जीवन का प्रारंभ वस्तुतः बचपन से ही हो गया था और उस समय में मैं छोटी मोटी कविताएं लिखा करता था। बाद में मैंने हिंदी में एमए किया, अंग्रेजी में एमए किया, बीएड किया, तो उसमें हिंदी का अध्ययन मुझे अधिक रुचिकर लगा और उसमें भी काव्य विधा पर मैंने विशेष अध्ययन किया। मैंने लगभग हिंदी के सभी मुख्य कवि यानी चंद वरदाई से लेकर के मलिक मोहम्मद जायसी, उसके पश्चात कबीर,
और उसके पश्चात जो है आधुनिक कवियों में प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, बहुत प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रीय कवि मैत्रेयी गुप्त के काव्य ग्रंथों का इनका मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया। तदनंतर मैंने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया। धीरे धीरे मेरे अंदर काव्य का स्फुरण होने लगा और जैसे किसी स्थान पर बार बार वर्षा होने से वहाँ से झरना फूट निकलता है, वैसे ही बार बार कविताओं के पढ़ने से मेरे कविता प्रणयन का प्रारंभ हो गया। क्या बात, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े साहित्यकारों को आप पढ़ते रहे और लिखते रहे। आपकी पहली कृति आती है मेनका। मेनका का मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है, और आपको इस रचना को लिखने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी प्रथम कृति मेनका है। मेनका के वस्तु की ओर में क्यों आकर्षित हुआ, इसका कारण यह है कि मैं सुंदरम को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। यद्यपि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन साहित्य जो चलता है वो सुंदरम से चलता है, फिर बाद में वो सत्यम और शिव की ओर भी मुड़ जाता है अंत में जाकर। तो मैं क्योंकि सुंदरम का कवि हूँ, इसलिए हर सुंदर चीज़ ने मुझे आकर्षित किया है और मुझसे कविता बनवा ली। जहाँ तक मेनका का प्रश्न है, वो परम सुंदरियों में से एक रही है और अप्सराओं में उसका नाम भी शिखर पर आता है। तो उसका जो सौंदर्य है और उसके अंदर जो प्रेम तत्व है, इसने मुझे आकर्षित किया बहुत अधिक, और इस आकर्षण के कारण मैंने मेनका को चुना। मेनका का जो मूल उत्स जो है वो है प्रेम और सौंदर्य। मैं वस्तुतः आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैं वास्तव में सुंदरम का कवि हूँ। मेनका के बाद और आपकी साहित्य की यात्रा निरंतर चलती रही। उसके बाद में क्या क्या उपलब्धियाँ रही, अर्थात और कौन कौन सी अन्य रचनाएं रही जो हमारे सामने आई? और ऐसा मैंने सुना है कि आप निरंतर लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, और आपकी ये जो साहित्य की यात्रा है अनवरत और अथक कुछ उत्पाद लेकर आई होगी हमारे सामने। और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आना बाकी है या आ चुकी है? मेनका सबसे अधिक लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है और उसके ऊपर मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी से सुधींद्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मेनका के पश्चात मैंने मेरी दूसरी कृति पौरुष का सिंहनाद है। पौरुष के सिंहनाद के पीछे आज के युवाओं को जूझने की, एक प्रकार से जीवन संग्राम में लड़ने की एक महती प्रेरणा है। जब कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसको ये पता लगता है कि मुझ में कि मैं भी अपने जीवन संग्राम में सफल हूँ और जो है उसके उत्साह और उसके जीवट को जागृत करने में पौरुष के सिंहनाद का बहुत बड़ा हाथ है। युवाओं ने इसको बहुत अधिक पसंद किया है। पौरुष का सिंहनाद, ये युवाओं के लिए आपने ऊर्जा स्रोत के रूप में लिखी। हमारे युवाओं को 4 लाइनें तो सुना दीजिए इसकी। दुर्दांत पुरुष जब ताल ठोक अपने मग पर रट जाता है, पर्वत तो क्या पर्वतपति भी उसके पथ से हट जाता है। सूर्यबल्लभ बिषण मेरे सबसे अधिक प्रिय कवियों में से एक है। उन्होंने मुझे, सूर्यबल्लभ के साहित्य ने मुझे पौरुष का सिंहनाद लिखने की प्रेरणा दी और पौरुष के सिंहनाद में जो ओज, जो शक्ति
और जो एक प्रकार से जोश भरा हुआ है, उसके पीछे सूर्यमल्लिक का साहित्य भी खड़ा है। इसके पश्चात जो अन्य रचना मैंने लिखी है वह है ले चलो मुझे कविता वाले। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं सुंदरम का कवि हूँ, और जब मैंने हिमालय के चित्र देखे तो मैं अभिभूत हो गया, और अभिभूत होकर मैंने इसकी पहली रचना हिमालय परी की, और उसमें लगभग सौंदर्य का सारा चित्रण जो है आ गया है। इसके पश्चात इसमें दूसरी रचना है कविता पर कविता, अर्थात कविता कैसे बनाई जाती है, कविता क्यों बनती है। जब तक मनुष्य के हृदय में अभिव्यक्ति की प्रबल इच्छा नहीं हो तब तक वो कोई रचना नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति की जब तक प्रबल शक्ति व्यक्ति में नहीं होती है तब तक साहित्य के सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। आदरणीय वरिष्ठ कवि के द्वारा कही गई यह उक्ति निश्चित रूप से हमारे नव साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा का आधार बनती है। अंत में मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि नव कलमकारों को किस प्रकार से अपना साहित्य धर्म निभाना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा साहित्यकारों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी महाकवि हुए हैं, कालिदास, वाल्मीकि और अंग्रेजी कवियों में शेक्सपियर, मिल्टन आदि, इन सब का काव्य छंदोबद्ध है और लय युक्त है। लय काव्य को महत्व प्रदान करता है, लेकिन आजकल की जो रचनाएं आ रही हैं वो मुक्त छंद में आ रही हैं, और मुक्त छंद में आदमी बड़ी सरलता से लिख लेता है, उसमें साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। छंदोबद्ध होने में बहुत साधना करनी पड़ती है। किसी छंद पर जब तक अधिकार न हो तब तक आप उस छंद में रचना नहीं कर सकते। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, युवा साहित्यकारों से, कि जितने भी महाकवि हुए हैं इन सब ने रचनाएं छंदोबद्ध की, लय युक्त की है। ये संभव है कि अंग्रेजी साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं वे अधिकतर अथुकांत हुई है। संस्कृत की रचनाएं भी अथुकांत हैं सब, लेकिन उसमें लय है, उसमें छंद है, और यही कारण है कि दुनिया के महान कवियों ने छंद को कभी नहीं छोड़ा। आप छंद तो रखो, चाहे उसके अंदर से आप अथुकांत लिखो, पर लय होना चाहिए। लय कविता का प्राण है, और यदि लय नहीं आती है तो संगीत पैदा नहीं होता। संगीतात्मकता के लिए काव्य के अंदर लय का होना परम आवश्यक है। इसलिए आदि कवि से लेकर वर्तमान तक जितने भी महाकवि हुए हैं, जैसे वर्तमान में आप जयशंकर प्रसाद को ले लीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत को ले लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रारंभ में मुक्तक छंद से प्रारंभ किया, पर उनकी जो महानतम रचनाएं हैं वो सब छंदोबद्ध हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये सारी की सारी रचनाएं छंदोबद्ध लिखी उन्होंने। तो परिपक्वता आने के बाद में एक अच्छा और श्रेष्ठ कवि छंदोबद्ध लिखते लगता है। तो दोस्तों, ये थे लयात्मकता और छंदात्मकता का सकारात्मक समर्थन करने वाले, और सबसे बड़ी बात, सुंदरम पर अपना दावा पेश करने वाले साहित्यकार गणेश लाल जी गौतम। निश्चित रूप से जितना इन्होंने हमारे सामने कहा उससे बहुत सारा अपने अंदर समाहित करके बैठे हुए हैं। आसान नहीं है समुद्र को इतने कम समय में हमारे सामने उंडेल देना। मैं राम शर्मा काबरेन और मेरे साथी कृष्णा गौतम के साथ फिर आपके साथ फिर आऊँगा और एक नए कवि को आपके सामने रूबरू करूँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।